दिया AC वोल्टेज। तो जब हम इस इंडक्टर में AC वोल्टेज को लगाएं तो हमारे पास करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन बनता है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले इस AC सोर्स का EMF हमारे पास होगा E इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी। E का मतलब हो गया यहाँ पर इंस्टेंटेनियस EMF से, EMF का EM का मतलब यहाँ पर हो गया आपका पीक वैल्यू ऑफ EMF से, ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी हो गया हमारे पास टाइम। अब इसकी हेल्प से हमारे पास AC वोल्टेज कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन में। अब क्या होगा बच्चों, जब इस EMF को हम इस इंडक्टर पे अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा, इस EMF का नेचर क्या है हमारे पास, ये कम ज्यादा होते जाता है EMF, क्योंकि AC EMF है तो कम ज्यादा होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जो करंट बनेगी इससे ये भी कम ज्यादा होगी, और इसके कम ज्यादा होने से इसमें भी एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, ये प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है -L di बाई dt। यहाँ पर L को हम क्या बोलते हैं बच्चों, L को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो अब जब हम इस सर्किट को पूरा क्लोज करेंगे तो जो ये EMF होगा ये हमारे पास AC वोल्टेज में बदल जाएगा। तो अब अगर हम इस पूरे सर्किट में किरचॉफ सेकंड रूल लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V, इसका वोल्टेज V माइनस इसका वोल्टेज कितना है L di बाई dt इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। अब यहां से मैं इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं L di बाई dt की, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये L di बाई dt इधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू L पॉजिटिव का बन जाएगा यहां जाके L di बाई dt। यहां से अगर मैं di की वैल्यू निकालना चाहूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई dt का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा V dt बाई L डिवाइड में चले जाएगा। अब इसके बाद di इज इक्वल टू V की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहां पर रख दूं मैं, तो कितना आ जाएगा VM साइन ओमेगा t dt डिवाइडेड बाई L। मुझे I की कंप्लीट वैल्यू चाहिए, तो सीधी सी बात है दोनों साइड मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमारे पास di का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, di का हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा I। यहाँ पर Vm बाई L ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, Vm डिवाइडेड बाई L, और अंदर कितना आ जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt, इतना आ गया। अब फिर इसके बाद I इज इक्वल टू आ गया हमारे पास Vm बाई L, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टी का कोफिशिएंट आ जाएगा ओमेगा, इतना आ गया, प्लस हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट C। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, जो अल्टरनेटिंग EMF है हमारे पास ये 0 के अबाउट ऑसिलेट करता है, तो हमारे पास करंट भी जो होगा वो भी 0 के अबाउट ऑसिलेट करेगा, यानी कि जो ये C होता है यहाँ पर ये टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, और टाइम से इंडिपेंडेंट होने के कारण इस C की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 0। तो अब हमारे पास I का वैल्यू कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास Vm डिवाइडेड बाई ओमेगा बाहर आ जाएगा ओमेगा L, और अंदर आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉस ओमेगा टी, इतना आ गया हमारे पास। अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पर बच्चों, हम पढ़ते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा
इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास cos थीटा। अब अगर हम इसके साइन चेंज कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस पाई बाई टू इक्वल टू कितना बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, हमारे पास थीटा के जगह यहां पर वैल्यू दे रखी है ओमेगा टी, तो सीधे सीधे ये क्या बन जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी को माइनस कॉस थीटा की जगह कितना गया ओमेगा टी, इसको यहां पर क्या रखेंगे हम, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मतलब इस कंप्लीट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख देता हूं इसके बाद आई इक्वल टू ये आ गया हमारे पास वी एम बाई ओमेगा एल, और ये कितना बन जाएगा, साइन थीटा की जगह हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इतना आ गया हमारे पास। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, I इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास वी एम डिवाइडेड बाई ओमेगा एल। ध्यान देना यहां पर, जैसे हम ओम्स लॉ से पढ़ते हैं V बाई आर इज इक्वल टू होता है हमारे पास I। V बाई आर इक्वल टू होता है आई। तो वैसे ही यहाँ पर जो ओमेगा एल वाला का जो टर्म है ना, यहाँ पर ये आर का काम कर रहा है यहाँ पर, और इस आर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एल से, और इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस। मीन्स सीधे सीधे ये समझ जाओ, यहाँ पर जो ये एक्स एल है यहाँ पर वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो आगे कितना आ गया हमारे पास, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इतना आ गया। अब एक्सएल की हमारे पास डायमेंशन और एक्सएल का हमारे पास एसआई यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन और एसआई यूनिट वही होगा जो रेजिस्टेंस का होता है, यानी कि एसआई यूनिट इसकी ओम होगी और डायमेंशन आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो वीएम बाई एक्सएल, यहां पर वोल्टेज की हमने मैक्सिमम वैल्यू ले रखी है, तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू वी एम बाई एक्सएल की जगह हम क्या लिखेंगे, आई एम, यानी कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इतना हमारे पास ये आ गया। इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन सेकेंड। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना आप, हमारे पास दो इक्वेशन बन गई यहां पर। एक तो ये इक्वेशन वन है, v इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, वी एम साइन ओमेगा टी, और दूसरी हमारे पास ये आ गई इक्वेशन टू, इसमें हमारे पास कितना आ गया, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यानी कि आप यहां पर देख सकते हो, जब हम एसी वोल्टेज को इस इंडक्टर पे अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो करंट है, करंट वो वोल्टेज से पाई बाई टू फेज पीछे है। यहाँ पर पाई बाई टू माइनस में आ गया ना, तो यानी कि जो करंट होगी वो वोल्टेज से पाई बाई टू फेज पीछे। जबकि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जब हमने रजिस्टर पे अप्लाई करा तो हमारे पास करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में थे। तो इंडक्टर में हमारे पास क्या होता है, जो करंट होता है वो वोल्टेज से पाई बाई टू फेज पीछे चलता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जब हम इस इंडक्टर के जगह कैपेसिटर को यूज करें तो हमारे पास वोल्टेज और करंट के बीच क्या रिलेशन आएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।